हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको नोट करते जाइएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को इसमें लिया गया है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आपको स्टडी कर सर्च करना है, आपको वहां पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसके बाद स्टडी मटेरियल पर जाकर के आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, भारत में वर्तमान में कौन क्या है, और साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। तो इन सब को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनते जाइएगा। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो उनका नाम था रॉबर्ट हुक। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ऐसे जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो कोशिका की खोज करने वाले जीव वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट हुक है। कब की थी इन्होंने कोशिका की खोज? तो 1665 में की थी। दोस्तों, अगला पॉइंट बनता है कि स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? स्लाइडेन और स्वान। कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है, या इसे साइटोलॉजी भी बोलते हैं, या फिर दोस्तों इसका एक और नाम है कोशिका जैविकी या सेल बायोलॉजी। तो जो कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी बोला जाता है या सेल बायोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका मुख्य काम होता है कोशिकीय श्वसन करना। यह क्या काम करता है दोस्तों, इसको आप समझिएगा। इसको पावर हाउस क्यों बोला जाता है कोशिका का? तो यह कोशिका से पोषक तत्व को लेता है और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, जिसे हम कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। यानी कि जो पोषक तत्व हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उनसे ऊर्जा प्राप्त करना ही कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तो यह कोशिका से पोषक तत्वों को लेता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और जब ये छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा होता है पोषक तत्वों को, उसी समय एनर्जी रिलीज होती है। तो यह एनर्जी को अपने पास रख लेता है, ठीक है। और जब समय आता है, जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, तो यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो जो प्लांट सेल हैं उनका सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इस कोशिका को देखिए, ये प्लांट सेल है और इसका जो बाहर का आवरण है, सबसे बाहरी आवरण, ये सेल वॉल कहलाता है, यानी कोशिका भित्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम एक प्रकार का ऊतक होता है जो कि पौधों में पाया जाता है। तो फ्लोएम का मुख्यतः काम क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आहार वहन करना। यानी आहार मतलब भोजन को इधर से उधर ले जाना, ठीक है दोस्तों। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पौधों में दो प्रकार के जटिल ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। तो दोस्तों जाइलम का काम क्या होता है और फ्लोएम का काम क्या होता है, इसको आप समझ लीजिएगा। देखिए, जाइलम और फ्लोएम में थोड़ा सा अंतर है, इसको आप समझेंगे। तो देखिए, जाइलम का काम क्या होता है कि जड़ों से पानी को पूरे पौधे तक पहुंचाना या पूरे पेड़ तक पहुंचाना, ठीक है। और फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम, यहां पर याद रखिएगा, फ्लो फा आ रहा है, तो हम फा से हम बोल सकते हैं फल। क्या बोल सकते हैं? फल। तो दोस्तों इसका काम होता है भोजन को पूरे पौधे के शरीर तक पहुंचाना, ठीक है दोस्तों। तो भोजन को पूरे शरीर तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। और जल को और पोषक तत्वों को पूरे शरीर तक कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम
पौधों में पाए जाने वाले 2 जटिल ऊतक हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो जो मलेरिया परजीवी और अमीबा होते हैं उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रोटोजोआ। क्या बोला जाता है दोस्तों इन्हें? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ ऐसे प्राणियों का संघ होता है जिनके सभी प्राणी एक कोशिक होते हैं। यानी एक कोशिक का मतलब जिनमें एक ही कोशिका होती है। एक कोशिकीय जनन, पाचन, श्वसन और उत्सर्जन इत्यादि सभी कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, यानी इसमें एक कोशिका ही पाई जाती है। देखिए, अब इसी एक कोशिका में जनन का काम होता है और इसी में पाचन का काम होता है, इसी में श्वसन का काम होता है और इसी में उत्सर्जन का काम होता है। यानी एक ही कोशिका पूरे शरीर का काम करती है। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ जाइएगा। तो जो मलेरिया का परजीवी है और जो अमीबा है, इन दोनों को प्रोटोजोआ समूह में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? तो दोस्तों जो अमीबा है उसका प्रचलन अंग क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कूटपाद। क्या होता है? कूटपाद होता है। अब ये कूटपाद क्या है इसको आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, कूटपाद का मतलब होता है नकली पैर। क्या होता है इसका मतलब? नकली पैर। जैसे ये मान लिया अमीबा है, अब इसको आगे बढ़ना है तो दोस्तों ये क्या काम करेगा? ये अपने शरीर को इस प्रकार से मोड़ेगा कि उसके पैर बन जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से 2 पैर बन गए, तो और फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो फिर 2 पैर बनेंगे। तो इस प्रकार से ये अपने आप को पहले सिकोड़ता है, फिर आगे बढ़ता है, पैरों जैसी संरचना बना लेता है। इसी को हम बोलते हैं कूटपाद। ठीक है, तो अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? कूटपाद है। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अमीबा के बारे में कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। तो अमीबा अत्यंत सरल प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसकी अधिकांश जातियां जो हैं वो नदियों, तालाबों, मीठे पानी की झीलों में, पोखरों में, पानी के गड्ढों में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, एंट अमीबा जो होता है वो हमारे शरीर में पैचिस रोग उत्पन्न करता है। यानी एंट अमीबा जो है वो हमारे शरीर में पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 206। लेकिन वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर जब बात आई है हड्डियों की तो हम मनुष्य की खोपड़ी की हड्डी देख लेते हैं, क्योंकि खोपड़ी की हड्डी ज्यादा पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल यानी ब्रेन केस बनाती हैं या कपाल बनाती हैं। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं। यानी हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और शेष 6 हड्डियां जो हैं वो हमारे कानों में होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि हमारी खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं। 8 हड्डियां जो होती हैं मस्तिष्क का खोल बनाती हैं और 14 हड्डियां हमारे चेहरे को बनाती हैं और 6 हड्डियां हमारे दोनों कानों में होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? फीमर। यानी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? फीमर है। अब ये फीमर कहाँ पाई जाती है ये आप देख लीजिएगा। फीमर की लोकेशन ये है, तो यहां पर पाई जाती है फीमर हड्डी और ये सबसे लंबी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो दोस्तों स्टेप्स होती है, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो जो ह्यूमरस अस्थि है या ह्यूमरस हड्डी है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊपरी भुजा में। यानी जो हमारी हाथ होता है उसकी जो ऊपरी भुजा होती है वहां पर ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। देखिए आप, ये हमारा पूरा हाथ है, तो इसमें जो ऊपरी भाग है हमारे हाथ का, यहाँ पर कौन सी हड्डी पाई जा रही है? ह्यूमरस। और दोस्तों ये हड्डियां भी पूछी ली जाती हैं, रेडियो और अल्ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेडियो और अल्ना जो अस्थियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो वो हमारे हाथ में पाई जाती हैं, लेकिन निचले भाग में पाई जाती हैं। ऊपरी भाग में ह्यूमरस, निचले भाग में रेडियो और अल्ना नाम की हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप नोट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है सबसे अधिक? कैल्शियम फास्फेट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है, यानी भोजन में क्या अनिवार्य रूप से होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। क्या दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। तो भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव है, यानी दोस्तों भोजन का अनिवार्य पार्ट कौन है? तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, यानी भोजन में कार्बोहाइड्रेट अनिवार्य अंग होता है। और क्या क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे फूड में? तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर और ड्राई मैटर। ठीक है, तो ये सभी हमारे भोजन के अनिवार्य अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप नोट जरूर करते जाइएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक भी कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन यानी फ्लावर प्रमोशन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्लोरिकल्चर। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और इसी प्रकार से घासों का अध्ययन जब हम करते हैं तो इसे एग्रेस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रेस्टोलॉजी। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं कि फूल के संवर्धन को हम फ्लोरिकल्चर और एग्रेस्टोलॉजी किसे बोलते हैं? घासों के अध्ययन को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल कैसी होती है? इसका राइट आंसर होगा पारगम्य होती है। पारगम्य मतलब देखिए दोस्तों, ये क्या है? सेल वॉल है। ये सेल वॉल है, प्लांट सेल है और प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाई जाती है। ये क्या काम करती है? पारगम्य होती है, मतलब ये अपने आप से चीजों को अंदर जाने देती है। तो पारगम्य वही चीज कहलाती है जो अपने आप से किसी चीज को जाने दे अंदर। ठीक है, तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य होती है। लेकिन कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें तो कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका की, वो चयनात्मक पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली का काम ये होता है कि वो उन्हीं पदार्थों को अंदर जाने देती है जो कोशिका के लिए आवश्यक होते हैं, हानिकारक पदार्थों को अंदर नहीं जाने देती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर कोशिका भित्ति की जगह कोशिका झिल्ली होता तो आपका ऑप्शन बदल जाता, यहाँ पर हो जाता फिर चयनात्मक पारगम्य। मतलब इसका मतलब ये है कि वह उन्हीं पदार्थों को अंदर जाने देगी जिनकी जरूरत है कोशिका को, या जो कोशिका के लिए हानिकारक नहीं है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था पुरकिंजे ने। किसने किया था दोस्तों? पुरकिंजे ने। अब ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपको ये पूरी कोशिका दिखाई दे रही है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है, इन दोनों को मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। देखिए, ये न्यूक्लियस मतलब केंद्रक है और ये साइटोप्लाज्म है। ये जो पदार्थ पूरा भरा हुआ है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म और जो केंद्रक है, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। क्या है दोस्तों? लीवर। देखिए, आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये है लीवर और इसी से जुड़ा होता है गॉल ब्लैडर। क्या जुड़ा रहता है दोस्तों? गॉल ब्लैडर। यकृत का कार्य होता है, यानी लीवर का कार्य होता है विभिन्न मेटाबॉलिज को डिटॉक्सिफाई करना। ठीक है, प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक बायोकेमिकल बनाना। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका काम होता है? लीवर का काम होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन होती है? देखिए दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ड्यूरामीटर। क्या कौन होती है? ड्यूरामीटर। देखिए, मस्तिष्क में 3 प्रकार का आवरण होता है, यानी हमारा जो मस्तिष्क होता है वो 3 प्रकार के आवरण से घिरा होता है। तो कौन कौन सा आवरण होता है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे बाहरी आवरण होता है ड्यूरामीटर, और फिर होता है एर्कनॉइड, और फिर होता है दोस्तों पियामीटर। तो 3 झिल्लियां होती है मस्तिष्क में, तो सबसे बाहरी झिल्ली होती है ड्यूरामीटर। तो इसको आप नोट कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ठीक है, तो जो गुर्दा यानी किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। क्या होगा दोस्तों? नेफ्रॉन, न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन होगा। और नेफ्रॉन जो होता है वो हमारे यूरिन के निर्माण में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है इनेमल। देखिए, आप देखिएगा, ये है इनेमल। ठीक है, ये इनेमल आप देखिएगा, ये है हमारा पूरा दांत, और दांत का ये व्हाइट जो भाग है यही कहलाता है इनेमल। तो ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब बात आई है दोस्तों यहाँ पर दांत की। तो कितने प्रकार के दांत होते हैं हमारे शरीर में? 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक और अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा वृक्क के ऊपरी भाग पर। जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपरी भाग पर एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये देख पा रहे हैं आप, ये है एड्रिनल ग्लैंड। जो वृक्क है, किडनी है, उसके ऊपरी भाग पर एड्रिनल ग्रंथि होती है। एड्रिनल ग्रंथि का काम क्या होता है? तो दोस्तों एड्रिनल से निकलने वाले हार्मोन्स मनुष्य के शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, और इन हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये सभी नोट कर सकते हैं कि रक्तचाप को कंट्रोल कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करती है, यानी एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अगला प्रश्न है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो उनका नाम है कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस हैं। अब ये द्विनाम पद्धति क्या है? देखिए दोस्तों, किसी भी जंतु का या किसी भी पौधे का जब हम वैज्ञानिक नाम बोलते हैं तो उसमें 2 नाम आते हैं। एक होता है जीनस का और एक होता है उसकी स्पीसीज का। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, तो होमो जो है वो उसका जीनस है और जो सैपियंस है वो उसकी स्पीसीज है। तो इसे ही हम द्विनाम पद्धति बोलते हैं। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लिनियस हैं या कैरोलस लिनियस हैं। तो दोस्तों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आपके सामने होगा, तो आप इस सीरीज के साथ बने रहें। इसी प्रकार से बहुत सारी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको सभी प्रकार के पीडीएफ मिल जाते हैं। तो पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।